जब से मैंने वीडियो बनाया है कि हाउ टू चूज द बेस्ट म्यूचुअल फंड, एक सवाल बार बार मेरे कमेंट सेक्शन में आता रहता है। प्लीज डू दिस एक्सरसाइज फॉर मिड कैप ऑल्सो। ये काफी वैलिड रिक्वेस्ट है बिकॉज मिड कैप म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सबसे अमेजिंग इन्वेस्टमेंट मेथड हो सकते हैं। मेरे पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट 30 to 35% मिड कैप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में है और इसका लगभग 50% पार्ट म्यूचुअल फंड्स में है। इसमें से एक फंड तो ऐसा है जिसमें मैं पिछले 12 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उस अकेले फंड की वैल्यू लगभग 88 लाख है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए पर्सनली भी मिड कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उसमें से एक राइट फंड चूज करना मेरे लिए मैंडेटरी है। तो इस वीडियो में हम उस मेथड को विद एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे जिसके थ्रू मैं अपने मिड कैप फंड को चूज और इवैल्यूएट करता हूं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप उस मेथड को अच्छी तरह समझ जाएंगे। आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मैंने वो कौन सा फंड 12 साल पहले चूज किया था और क्या वो डिसीजन आज भी करेक्ट है। तो इस वीडियो में आप न सिर्फ टॉप फंड जानेंगे बल्कि उसको चुनने का डिटेल मेथड भी समझ चुके होंगे। हेलो जी, माय नेम इज अमित उपाध्याय और एक लंबे कॉर्पोरेट करियर के बाद मैंने रिसेंटली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव किया है और मैं अपने इस चैनल के थ्रू अपनी ये लर्निंग आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले कि इस मेथड को डिटेल में समझे, ये समझना जरूरी है कि मिड कैप फंड होते क्या हैं और उसमें इन्वेस्ट करना बेनिफिशियल क्यों है। मिड कैप फंड एज पर सेबी गाइडलाइन 65% और उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट मिड कैप स्टॉक्स में करते हैं। ये मिड कैप स्टॉक्स इंडिया की टॉप 101 से लेकर के 250 कंपनीज होती हैं। मिड कैप कंपनीज की लिस्ट सेबी साल में 2 बार अपडेट करती है और मिड कैप म्यूचुअल फंड उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। सेबी की लेटेस्ट लिस्ट के अकॉर्डिंगली आज के समय इस सेगमेंट की लार्जेस्ट कंपनी इंडियन होटल कंपनी है, जो कि ताज, विवांता, जिंजर होटल जैसे फेमस ब्रांड चेन इस कंपनी के ब्रांड्स हैं। वहीं सबसे छोटी कंपनी आदित्य बिरला फैशन है, जिसके के अंदर बहुत सारे फेमस ब्रांड जैसे कि लुई फिलिप, वैन ह्यूजन, पैंटलून वगैरह हैं। इस लिस्ट में बहुत सारी फेमस कंपनी है जैसे कि HDFC, AMC, BHEL, IRCTC, पॉलिसी बाजार वगैरह वगैरह। तो ये कोई छोटी कंपनीज नहीं है, बट ये HDFC, SBI, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी बहुत लार्ज कॉन्ग्लोमरेट्स भी नहीं है। मिड कैप कंपनीज अपने सर्वाइवल के वो इनिशियल फेजेस से निकल चुकी हैं, तो अब बंद हो जाएंगी इसका रिस्क तो अब नहीं है, पर उनका फुल पोटेंशियल भी अभी तक रियलाइज नहीं हो पाया है। ऐसे एग्जाम्पल अगर क्रिकेटिंग वर्ल्ड में हम देखते हैं तो एक तरीके से पास्ट में सुरेश रैना, विराट कोहली की तरह है। जब वो यंगस्टर्स आए थे तो इट वाज लाइक फुल ऑफ प्रॉमिस, हाई पोटेंशियल। उनमें से कुछ कोहली जैसे लेजेंड बन जाते हैं और कुछ सुरेश रैना की तरह अच्छा तो करते हैं बट शायद कभी लेजेंडरी स्टेटस पे नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं तो हम हमेशा ऐसे राइजिंग स्टार्स को ढूंढते रहते हैं। प्रॉपर्टी खरीदना है तो हम ढूंढते हैं कि अपकमिंग एरिया जहां मेट्रो आने वाली है वहां जाकर के प्रॉपर्टी खरीदें, तो प्राइस अप्रिसिएशन भी काफी मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रोथ पोटेंशियल मिड कैप स्टॉक्स के अंदर लार्ज कैप से कहीं ज्यादा होते हैं। इन्वेस्टिंग के हिसाब से देखें तो मिड कैप में अंडर वैल्यू स्टॉक पिक करने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, बिकॉज ये कंपनी रिलेटिवली नई है और अंडर रिसर्च्ड है। तो इनमें अंडर वैल्यूड हिडन जेम मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे कुछ पास्ट एग्जांपल देखेंगे तो पेज इंडस्ट्री, विच इज जॉकी, आइशर मोटर्स, टाइटन, ऐसे ही कुछ सिग्निफिकेंट सक्सेस के एग्जाम्पल हैं। पर इनको स्पॉट करना आसान नहीं है और गलती होने के चांसेस भी काफी होते हैं। तो म्यूचुअल फंड का रास्ता ही सबसे सही है। इसलिए मिड कैप म्यूचुअल फंड एक बहुत ही सेंसिबल और हाई ग्रोथ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाता है। हमने लास्ट वीडियो के अंदर म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए 10-5-3-1 का मेथड समझाया था। यहाँ पर मैं उसको बहुत ही ब्रीफली कवर करूंगा, बट उसका डिटेल आप जाकर के मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इस मेथड में सबसे पहले हम पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे टॉप 10 फंड चुनेंगे। उसमें से कुछ बेसिक हाइजीन पैरामीटर को लेकर के 5 फंड को एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद 3 फंड को कुछ स्टैटिस्टिकल पैरामीटर के बेसिस पे चूज करेंगे और फाइनली उन 3 फंड में से जो थोड़ा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करके टॉप फंड ढूंढ करके लाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस मिड कैप म्यूचुअल फंड के यूनिवर्स से टॉप 3 और फाइनली एक विनर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम मॉर्निंग स्टार वेबसाइट पर जाते हैं और मिड कैप कैटेगरी के बेसिस पे चूज करते हैं तो हमें लगभग 30 फंड्स मिलते हैं जो कि इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। जैसा कि हमने बात किया था कि इसमें से हमें टॉप 10 फंड चूज करने हैं और वो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के बेसिस पे करेंगे। इसके लिए मैंने 10 ईयर की एनालाइज्ड परसेंटेज पे इसे सॉर्ट आउट किया है और उसके बेसिस पे टॉप 10 फंड आ जाते हैं। यहाँ एक सवाल आ सकता है कि हमें लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के बेसिस
पे इसे क्यों चूज करना है, क्योंकि कोई भी फंड अगर पिछले 10 साल के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो इस पर ये ट्रस्ट रखना कि वो आगे चल के अच्छा परफॉर्म करेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। सो इसलिए ये एक फाइनल क्राइटेरिया ना हो करके एटलीस्ट टॉप 10 सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया कोई गलत नहीं होगा। जैसा कि हमने बात किया कि इसमें से हमें टॉप 5 फंड को चूज करना है, तो ये टॉप 5 फंड चूज करने के लिए पहला क्राइटेरिया हम लगाएंगे एक्सपेंस रेशियो। इन सारे ही फंड के अंदर मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक एक्सपेंस रेशियो काफ़ी रीजनेबल है, 0.4 से लेकर के 0.7 के बीच में है, जो कि एक काफ़ी फेयर सा एक्सपेंस रेशियो है। सो इसके बेसिस पे तो हम किसी फंड को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए इस क्राइटेरिया को हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं और अगले क्राइटेरिया पर आते हैं, जो कि है मैनेजर टेन्योर। मुझे मैनेजर टेन्योर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया लगता है, क्योंकि अगर कोई भी मैनेजर किसी एक फंड में बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं है तो फंड की कोई भी पास परफॉर्मेंस या उसके किसी भी पैरामीटर को आगे चल करके उसको एक बेंचमार्क मानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इन्वेस्को इंडिया के मैनेजर का टेन्योर लगभग 1.75 ईयर्स है, जो कि बहुत ही कम है। सेम एज कोटक इमर्जिंग के लिए भी सिमिलर काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम है। तो इस बेसिस पे सिंपली मैं इन दोनों फंड को तो रिजेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर निपॉन इंडिया का जो म्यूचुअल फंड है उसकी भी मैनेजर टेन्योर थोड़ा कम है, 2.42 ईयर्स है, बट इसको थोड़ा सा एक स्टेप और डीपर एनालिसिस करके अगर हम देखते हैं और निपॉन इंडिया फंड के एक डिटेल पेज को खोल के देखेंगे, पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत सारे फंड मैनेजर्स इसके अंदर चेंज हुए हैं। ये एक बहुत अच्छा साइन नहीं है, तो इस बेसिस पर भी मैं इस फंड को रिजेक्ट करना चाहूंगा। तो अगर हम इस लिस्ट के अंदर देखते हैं तो 3 फंड रिजेक्ट हो चुके हैं, जो कि है इन्वेस्को, कोटक इमर्जिंग और निपॉन इंडिया का मिड कैप म्यूचुअल फंड। अभी चूंकि हमें इस 10 में से 5 चुनने हैं तो 2 और फंड को रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए देखेंगे कि कंसिस्टेंसी ऑफ लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस कैसी है। यहाँ पर एक बहुत ही स्टार्किंगली डिफरेंट रिजल्ट निकल करके आता है, जो कि क्वांट मिड कैप फंड का है, जिसमें कि वो कंसिस्टेंटली काफी अच्छा परफॉर्मर रहा है, बट पिछले 1 साल के अंदर उसकी परफॉर्मेंस एक्सेप्शनली लो रही है। यहाँ पर क्वांट मिड कैप का फंड नेगेटिव रिटर्न दे रहा है पिछले 1 साल में, और ईयर टू डेट जो रिटर्न है वो भी काफ़ी कम है। ये एक थोड़ा सा वार्निंग साइन है, और अगर आपको क्वांट म्यूचुअल फंड की कुछ न्यूज़ के बारे में पता हो तो आपको समझ में आएगा उन पर काफ़ी कुछ सेबी के इन्वेस्टिगेशंस हुए थे और लोगों ने काफ़ी हद तक उसके अंदर सेलिंग की है। तो इसका ये रीज़न हो सकता है कि क्वांट म्यूचुअल फंड की पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रही है। इस बेसिस पर क्वांट म्यूचुअल फंड को हम कंप्लीटली रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम PGIM इंडिया का मिड कैप फंड अगर देखते हैं तो ये डिसेंट परफॉर्मर था पिछले 5 साल तक। उसके बाद 3 साल के ड्यूरेशन के अंदर इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ड्रॉप होनी शुरू हुई है, और इवन लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस में भी ये कोई टॉप परफॉर्मर नहीं है। तो इसको थोड़ा सा डीपर देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि यहाँ क्या रीज़न हो सकता है। अगर इसके फंड के पेज को जा कर के देखते हैं और इसकी परफॉर्मेंस को समझने की कोशिश करते हैं तो क्लियरली हमें समझ में आएगा 2020 एंड 2021 के अंदर ये टॉप परफॉर्मर था, बट उसके पहले या उसके बाद में उसकी परफॉर्मेंस कोई बहुत कंसिस्टेंट नहीं रही है। इवन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर अगर हम इसको अपने कैटेगरी बेंचमार्क के अकॉर्डिंग देखते हैं तो भी ये कैटेगरी बेंचमार्क को पिछले कई सालों से बीट नहीं कर पा रहा है। और यही इन्फॉर्मेशन अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में इसके फंड मैनेजर के साथ जोड़ करके देखते हैं तो यू कैन सी दैट कि पिछले कुछ सालों के अंदर काफ़ी फंड मैनेजर्स चेंज होते रहे हैं, और अगर पिछले जो रीसेंट फंड मैनेजर हैं उनकी अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहे हैं। सो इसका मतलब ये हो सकता है कि इस ड्यूरेशन में, जो कि लगभग 2018-19 से लेकर के 2021 के पीरियड के अंदर जब अनिरुद्ध इसके फंड मैनेजर थे, उस समय वो इस इंडेक्स को बीट कर पा रहे थे, बट उसके पहले और बाद में ये परफॉर्मेंस शायद इतनी कंसिस्टेंट नहीं रही है। तो इस बेसिस पर भी हम PGIM के इस म्यूचुअल फंड को रिजेक्ट कर देंगे। तो अब हमें अपने 5 टॉप म्यूचुअल फंड मिल चुके हैं, और ये टॉप 5 म्यूचुअल फंड हैं एडलवाइस का मिड कैप म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल, HSBC, एक्सिस एंड HDFC का मिड कैप फंड। अब इन 5 फंड में से हम 3 फंड चुनेंगे, और प्राइमरीली बेस्ड ऑन सर्टन पैरामीटर्स विच आर स्टैटिस्टिकल इन नेचर।
सो यहाँ पर हम जो 3 पैरामीटर जिनके बेसिस पे डिसीजन लेना चाहेंगे, वो पहला पैरामीटर है अल्फ़ा। अल्फ़ा ये बताता है कि अपने बेंचमार्क, जो कि इस केस के अंदर मिड कैप 150 है, उसके करस्पॉन्डिंग ये फंड कितना बेहतर रिटर्न दे पाता है। तो अगर ये अपने बेंचमार्क से 1% ज़्यादा देता है तो इसका अल्फ़ा होगा 1। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अल्फ़ा हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। दूसरा पैरामीटर है बीटा, जो ये बताता है कि करस्पॉन्डिंग टू द बेंचमार्क उसके अकॉर्डिंगली इसकी वॉलेटिलिटी कैसी है। अगर बेंचमार्क को कंप्लीटली ये फॉलो करते हैं, वॉलेटिलिटी एकदम सेम है, तो ये बीटा वैल्यू 1 होगी। अगर वॉलेटिलिटी कम है तो ये 1 से कम होगा, और अगर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो ये 1 से ऊपर होगा। तो आइडियली हम लोअर वॉलेटिलिटी यानी कि लोअर बीटा ढूंढने की कोशिश करेंगे। और तीसरा पैरामीटर है शार्प रेशियो, जो ये बताता है कि करस्पॉन्डिंग टू द रिस्क कितना रिवॉर्ड हमें मिलने वाला है। तो आइडियली हमें कम रिस्क पर ज़्यादा रिवॉर्ड मिले, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा शार्प रेशियो हो, वो हमारे लिए बेहतर होगा। इन पांचों फंड को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं और इनके ये डिफरेंट पैरामीटर को कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमें एक बहुत स्ट्राइकिंग इन्फॉर्मेशन हमें ये मिलती है कि एक्सिस मिड कैप फंड और HSBC मिड कैप फंड का जो अल्फ़ा है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, और उसमें से एक्सिस मिड कैप फंड का तो अल्फ़ा नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि पिछले 3 सालों में वो अपने बेंचमार्क को बीट तो छोड़िए, वो उसको मैच भी नहीं कर पाया है, उससे लोअर रिटर्न दे रहा है। इनके बीटा अगर देखते हैं तो सभी के बीटा 1 से कम है, विच इज़ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। और अगर यहाँ शार्प रेशियो देखते हैं तो अगेन एक्सिस का शार्प रेशियो सबसे कम है, और उसके बाद HSBC है, एंड बाकी तीनों का शार्प रेशियो काफ़ी कंसिडरेबली ज़्यादा है इन दोनों फंड से। सो इस बेसिस पे हम लोग क्लियरली ये डिसाइड कर सकते हैं कि HSBC मिड कैप फंड एंड एक्सिस मिड कैप फंड को इस लिस्ट में से बाहर निकाला जा सकता है। अब हमें टॉप 3 फंड मिल चुके हैं, जो कि है एडलवाइस का मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एंड HDFC का मिड कैप फंड। अब इन तीनों फंड को हमें थोड़ा सा डीपर एनालिसिस से देखना पड़ेगा, और ये एनालिसिस हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बेसिस पे करेंगे। पहला है इन्वेस्टिंग स्टाइल, दूसरा है फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस, तीसरा है कंसिस्टेंसी ऑफ दैट फंड, और फोर्थ है टर्नओवर रेशियो। इन्वेस्टिंग स्टाइल की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये फंड अपने डिसीजन किस तरीके से लेते हैं। यहाँ पर अगर इन तीनों फंड को अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि मोतीलाल ओसवाल सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल कैश पर है। इसके पास 31% कैश है, जो कि थोड़ा सा अबनॉर्मल है कंपेयर टू दैट एडलवाइस एंड HDFC म्यूचुअल फंड के पास रीजनेबल कैश परसेंटेजेस है, जो कि काफ़ी हद तक किसी भी म्यूचुअल फंड के लिए रीजनेबल है। थोड़ा सा और अगर डीपर देखेंगे तो यहाँ पर एडलवाइस म्यूचुअल फंड और HDFC म्यूचुअल फंड का जो सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। दोनों ही साइक्लिकल फंड के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से एक्सपोजर रखते हैं। डिफेंसिव स्टॉक्स जो है उनके पास वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर कैटेगरी में है, बट कंपेयर टू दैट मोतीलाल ओसवाल का ये जो तरीका है ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। यहाँ पर वो डिफेंसिव स्टॉक्स में काफ़ी कम रख रहे हैं, और एट द सेम टाइम सेंसिटिव स्टॉक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल ऑफ एक्सपोजर रख रहे हैं। इससे एक थोड़ी सी पिक्चर इमर्ज होकर के आती है कि मोतीलाल ओसवाल थोड़ा सा कंपैरेटिवली अग्रेसिव स्टाइल ऑफ फंड है। तो यहाँ अगर हम फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखते हैं तो मोतीलाल ओसवाल में पिछले 2020 ऑनवर्ड्स फंड मैनेजर रहे हैं कंसिस्टेंटली, और उन्होंने इंडेक्स को काफ़ी रेगुलरली बीट किया है। वहीं अगर हम एडलवाइस के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी 2021 ऑनवर्ड्स एक कंसिस्टेंट फंड मैनेजर रहे हैं जिन्होंने भी इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। और वहीं अगर हम HDFC में देखते हैं तो यहाँ एक बहुत ही पॉजिटिव एलिमेंट दिखाई देता है, जो कि चिराग सेतलवाड जो हैं वो पिछले बहुत सालों से लगभग 2007 ऑनवर्ड्स यहाँ पे फंड मैनेजर हैं, और इन्होंने
कंसिस्टेंटली इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही पॉजिटिव एलिमेंट होता है HDFC मिड कैप म्यूचुअल फंड के लिए कि वहाँ पर एक बहुत ही लंबे ड्यूरेशन से एक फंड मैनेजर हैं जिन्होंने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई है। तो यहाँ पर उनकी कंसिस्टेंसी पर रिलायबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। वहीं अगर फंड की कंसिस्टेंसी ऑफ परफॉर्मेंस की तरफ देखते हैं तो मोतीलाल ओसवाल पिछले कुछ सालों से 2021 ऑनवर्ड्स काफ़ी अच्छे परफॉर्मर रहे हैं। टॉप 7 की परफॉर्मेंस रही है जो कि बहुत ही कमेंडेबल है। वही अगर एडलवाइस में देखते हैं तो एक कंसिस्टेंसी है बट एज सच कोई टॉप 1 या 2 रैंक पर नहीं आए हैं। सिमिलर काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस इज समथिंग विच इज़ गेटिंग विजिबल इन HDFC AMC ऑल्सो, जहाँ पर कि ये फंड जो है ये कभी टॉप 1 की रैंक पर नहीं रहा है बट एक डिसेंट कंसिस्टेंसी यहाँ पर मेंटेन हो पा रही है। सो यहाँ पे क्लियरली वी कैन सी दैट मोतीलाल ओसवाल का जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है थोड़ा सा अग्रेसिव है बट वो यहाँ पर उनको रिजल्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं कि वो कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मर की कैटेगरीज में आते जा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम पोर्टफोलियो टर्नओवर परसेंटेज को देखते हैं जो ये बताता है कि फंड अपने जो जिन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता है उसमें से कितने परसेंटेजेस ऑफ द स्टॉक को विद इन अ ईयर अपने पोर्टफोलियो में से रिमूव कर देता है। वो परसेंटेज अगर बहुत ज़्यादा है तो ये बताता है कि वो फंड काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहा है कंपेयर टू लोअर परसेंटेज जो ये बताता है कि फ़ंड जो है काफ़ी डिफेंसिव है। यहाँ पर अगर हम मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड को देखते हैं तो इनका टर्नओवर परसेंटेज लगभग 94% है जो कि बहुत ही ज़्यादा है, जो ये बताता है कि विद इन अ ईयर इनका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो चेंज हो जाता है। कंपेयर टू दैट एडलवाइस का अगर हम देखते हैं तो लगभग 49% के करीब है जो कि काफ़ी हद तक रीजनेबली बैलेंस्ड है। और वहीं HDFC का अगर हम टर्नओवर परसेंटेज देखते हैं तो लगभग 18% है जो ये बता रहा है कि ये काफ़ी डिफेंसिव अप्रोच लेकर के चलते हैं। तो इवेंचुअली इन सारे एनालिसिस से आपको एक चीज़ समझ में आती है। पहला तो ये है कि ये तीनों ही फंड बहुत ही अच्छे परफॉर्मर हैं, कंसिस्टेंटली अपने इंडेक्स को बीट कर रहे हैं। बट यहाँ पर एक वेरिएशन समझ में आता है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड काफ़ी अग्रेसिव है, काफ़ी क्विकली अपने पोर्टफोलियो को चेंज करते हैं। वहीं HDFC का जो म्यूचुअल फंड है वो काफ़ी डिफेंसिव अप्रोच लेकर के चलता है, अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उनको काफ़ी हद तक लंबे टाइम तक अपने साथ रखते हैं और एडलवाइस जो है वो इसको काफ़ी हद तक बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर कोई एक फंड 100% विनर नहीं हो सकता। आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल के बेसिस पे आपको इसमें से कोई एक फंड चूज करना पड़ेगा। मैं स्पेसिफिकली अपने केस में बता सकता हूँ कि मेरी इन्वेस्टिंग स्टाइल थोड़ी सी डिफेंसिव है क्योंकि ये ऑलरेडी मिड कैप एज अ कैटेगरी काफ़ी वॉलेटाइल कैटेगरी है, तो इसमें मैं और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच लिया और मैंने HDFC मिड कैप म्यूचुअल फंड चुना। ये फंड का चॉइस मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा क्योंकि इस पूरे 12 साल के ड्यूरेशन के अंदर इसने मुझे लगभग 23% का XIRR रिटर्न दिया है जो कि इस कैटेगरी के लिए काफ़ी अच्छा है। और यही एक रीज़न है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है वो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर। सो मैं आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप भी जो फंड चूज़ करें अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल के अकॉर्डिंगली चूज़ करें। सिर्फ प्योरली एक रिटर्न के बेसिस पे चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक लॉन्ग टर्म परफॉर्मर चाहिए, न कि एक शॉर्ट टर्म परफॉर्मर चाहिए, और उसके बेसिस पे आपको चॉइस करनी चाहिए। एट द सेम टाइम ये बहुत ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंटली अपने फंड की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते रहें, और यही सेम चीज़ मैंने भी की। मैं ऐसा नहीं है कि इस पूरे 12 साल के ड्यूरेशन के अंदर इसमें इन्वेस्ट करके इसे भूल गया था। मैं इसे कंसिस्टेंटली इवैल्यूएट करता था और उसके बेसिस पे मैं ये डिसीजन लेता था कि मैं इसमें SIP कंटिन्यू करूँगा या पॉज कर दूँगा। इसमें से कुछ ऐसे फंड भी हैं मेरे पास जो कि मिड कैप कैटेगरी में, जिसमें कि मैंने कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट किया और बाद में मैंने उनको पॉज कर दिया क्योंकि मुझे उन पर कॉन्फिडेंस नहीं था। ये सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी आपको भी अपनानी चाहिए। और अगर कोई फंड बहुत लंबे टाइम तक अंडर परफॉर्मर रहा है तो हो सकता है कि वहाँ से आपको अपने इन्वेस्टमेंट किसी बेहतर परफॉर्मिंग फंड के अंदर मूव भी कर देने चाहिए। आप इन तीनों फंड में से कोई भी फंड जो कि आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल है उसके अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। और अगर कन्फ्यूजन है
तो आप अपने इन्वेस्टेबल कॉर्पस को 2 फंड के अंदर डिवाइड भी कर सकते हैं। दैट वे आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं और मुझे फीडबैक देते हैं तो मुझे वाकई में बहुत इनकरेजमेंट मिलती है। तो प्लीज़ डू कमेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।